हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो इस चैप्टर पर बेस होंगे। तो हमको इस चैप्टर को, जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वैसे हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बिना बात किए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एटम की। मैंने आपको कहा था एटम क्या था। सबसे पहले डेमोक्रेटस ने हमको ये बताया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इस पार्टिकल को क्या बोला भाई? एटम। और एटम जो है ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है? एटोमोस से, जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य, मतलब जिसको आगे तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? हम एटम। फिर इस सिलसिले को देखते हुए इनके पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं थे, कोई इनके पास प्रयोग नहीं थे जिसे बता पाए कि वाकई में एटम ऐसा होता है, इसलिए इनके सिद्धांत क्या हो गए? फेल। फिर एक सिद्धांत आया डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मैंने बताया था आपको डाल्टन परमाणु सिद्धांत क्या है। उसने क्या कहा? उसने कोई पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया? कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई उसने? कि सेम एलिमेंट के परमाणु समान होते हैं, यानी समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं, और भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न। यानी मेरे जितने भी एटम होंगे समान होंगे, आपके जितने भी एटम होंगे वो समान होंगे, लेकिन आपस में हमारे जो एटम होंगे वे क्या होंगे? अलग अलग। तीसरी बात उसने क्या कही? जब भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं, जब भी परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो उनका जो अनुपात होता है एक सरल अनुपात होता है। यानी जब भी एटम कंबाइन करेगा तो उनका अनुपात या तो 1:1 होगा, 1:2 होगा, 1:3 होगा, 1:4 होगा। ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो एक का तो एक एटम आए और दूसरे का आधा एटम आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी एटम आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो अनुपात होगा एक सरल अनुपात होगा। इसलिए उसने कहा कि ये जो हमारा जो लॉ है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी वो गुणित अनुपात के नियम को और वो स्थिर अनुपात के नियम को, दोनों अनुपात के नियम को क्या करता है भाई? फॉलो करता है। फिर उसने बात क्या कही? कि एटम को ना तो एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को भी क्या किया? फॉलो। बात क्लियर हुई? फिर उसने कहा कि जब भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं, जब भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो उनसे जो बनता है उसको बोला कंपाउंड एटम। मैंने इस पे से बात की कि जब भी दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है भाई? उनसे कंपाउंड एटम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कंपाउंड एटम का। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल की बात इसके बाद में आई थी। बाद में इसी को क्या कहा गया? बाद में इसी को कहा गया मॉलिक्यूल। लेकिन डाल्टन ने तो किसको कहा था? डाल्टन ने इसको क्या कहा था भाई? डाल्टन ने इसको क्या कहा था? डाल्टन ने इसको कहा था कंपाउंड एटम। बात क्लियर है? उसके बाद उसने एक बात और कही हमसे। क्या कही? कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। मतलब सबसे पहले उस वैज्ञानिक ने हमको यह बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम कुछ नहीं करता, वो अपनी पोजीशन को क्या करता है भाई? चेंज। क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज। ये कुछ बातें थी डाल्टन के बारे में। अब आप सोचो, जिस टाइम डाल्टन ने परमाणु का हमको सिद्धांत समझाया, उस टाइम ना तो कोई उसके पास एपरेटस था, ना ही उसके पास कुछ ऐसे उपकरण थे जिसकी सहायता से हमको ये समझा पाए कि परमाणु है क्या। लेकिन फिर भी उसने कुछ बातें ऐसी कही जो आज भी प्रूव करती है, आज भी उस नियमों को हम लागू करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, अभी तक हम परमाणु का 5% भाग ही जानते हैं, 95% भाग पर अभी भी जो प्रोसेस है वो जारी है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक पार्टिकल हुआ है हिग्स बोसोन, जिसको गॉड ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, उसकी खोज अभी बाकी चल रहा है उसका काम। वो भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मतलब ये आप ये समझो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम केवल 5% भाग जानते हैं, 95% भाग पर अभी भी खोज बाकी है, और वो 5% भाग ही हम पढ़ने वाले हैं, और वो 5% भाग भी काफी धमाल मचाने वाला है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। बात क्लियर है? तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसके मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु क्या थे? कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण है जिसे आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या कही? समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। हमको बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई। तीसरी बात क्या कही? जब भी परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनका जो अनुपात होता है एक सरल अनुपात होता है। चौथी बात क्या कही? कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। फिर उसने क्या कहा? कि परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो। बात सही है? और जब भी दो डिफरेंट एटम, ये बात उसने क्या क्या गलती कर दी थी भाई? ये कमी थी उसकी। बताऊंगा अभी कमी क्या थी उसकी। कि जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई? कंपाउंड एटम का। उसको आज क्या कहा जा रहा है?
उसे आज हम कहते हैं मोलिक्यूल, उसे हम क्या कहते हैं मोलिक्यूल। बाकी डाल्टन ने क्या कहा था उसको, डाल्टन ने उसको क्या कहा था भाई, कंपाउंड एटम। ये कुछ बातें थी, ये कुछ बातें थी किसके बारे में, ये बातें थी भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। ठीक है, शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब सुनो भाई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या थी और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अच्छाइयां क्या थी। हमको अच्छाइयां भी सीखनी है और हमको बुराइयां भी सीखनी है कि डाल्टन में ऐसी क्या कमियां रही जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया, और डाल्टन की अच्छाइयां क्या थी। सुनो, अगर मैं डाल्टन की अच्छाइयों की बात करूं, अगर मैं डाल्टन के सिद्धांत की अच्छाइयों की बात करूं तो उसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट क्या था, इसको बोलते हैं मेरिट्स। डाल्टन के मेरिट्स क्या थे, पहला पॉइंट था इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाया था भाई। इन्होंने समझाया था रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। देखो, जब मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया था, जब मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया था तो मैंने कहा था डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो 3 नियमों की पालना करता है। किस किस की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम यानी परमाणु संयोग का मतलब परमाणु संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। 3 नियमों की पालना करता है कौन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमें रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में बताता है, और ये रासायनिक संयोग के नियम मैंने आपको पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट में। दूसरी बात क्या कही, उसने कहा कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसने दूसरी बात क्या कही थी, परमाणु किसी भी रासायनिक विक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण है जिसे आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये मेरिट्स थी इसकी। फिर कमियां कह रही, कमी इसने एक बात कह के बहुत बड़ी कर दी। एक बात इसने ऐसी कही थी जो इसकी कमी काफी ज्यादा थी। उसने कहा कि जब भी दो डिफरेंट एटम, देखो उसने क्या कहा था कि जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ये ए है और ये बी है, जब भी जो डिफरेंट एटम आपस में जुड़ेंगे तो कंपाउंड एटम का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, कंपाउंड एटम का। क्या कह रहे हैं कि जब भी दो डिफरेंट एटम आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे भाई, कंपाउंड एटम का। किसका निर्माण करेंगे, कंपाउंड एटम का। लेकिन इसने एक बात नहीं कही कि सेम एलिमेंट के लिए नहीं कहा था इसने बात कि सेम एलिमेंट के एटम कभी भी आपस में कंबाइन नहीं करते। ये कमी थी भाई इसकी। इसने हमसे ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं भाई, कंपाउंड एटम का। लेकिन इसने हमसे ये नहीं कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करके क्या बना लेंगे भाई, कंपाउंड। यहां पर ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। इसने हमसे ये कहा था कि डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है आपस में संयोग करते हैं, समान तत्वों के परमाणु आपस में संयोग नहीं करते। जबकि हम जानते हैं कि H प्लस H मिलकर क्या बनाता है भाई, H2। पता बनता ही नहीं बनता। हम जानते हैं O प्लस O मिलकर क्या बना देता है भाई, O2। लेकिन इस बात को डाल्टन ने नहीं बताया था। उसने कहा था समान तत्वों के परमाणु आपस में संयोग नहीं करते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में क्या करते हैं, संयोग। तो ये कमी थी। ये कमी थी किसकी कमी थी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो समझ आ गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, पूरी बात पता लग गई आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा से छोटा कण जिसको हम बोलते हैं परमाणु। दूसरी बात क्या थी, समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न। तीसरी बात क्या थी कि जब भी परमाणु आपस में संयोग करेगा तो उनका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। चौथी बात क्या थी, परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो। पांचवी बात क्या थी कि जब भी कोई रासायनिक विक्रिया होती है उसमें परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। इसके अलावा क्या कहा उसने, जब भी दो डिफरेंट एटम, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखो भाई, जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट यानी जब भी दो भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करें, क्या कहा उसने, जब भी दो भिन्न तत्वों के परमाणु, समान तत्वों की बात नहीं कही थी उसने कहा जब भी दो भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो कंपाउंड एटम का निर्माण करते हैं। उसने ये नहीं कहा था कि समान तत्वों के परमाणु भी आपस में संयोग कर सकते हैं। ये कमी थी उसकी। और हम जानते थे वो समान तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं और बताओ मॉलिक्यूल का निर्माण करते ही नहीं करते। तो डाल्टन की कुछ कमियां थी और कुछ अच्छाइयां भी थी। अच्छाइयां क्या थी, इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाया। कमी क्या थी, ये इसको नहीं समझा पाया। तो ये बात थी डाल्टन की। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, डाल्टन का अपने आप में एटॉम स्ट्रक्चर के लिए काफी बड़ा योगदान था। उसने आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक रास्ता बना दिया था खोजने के लिए। काफी कुछ बातें कह दी थी उसने और वो बातें आज भी सिद्ध है भाई। वो बातों को फॉलो करके ही हम परमाणु की संरचना को पढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा केमिस्ट्री के लिए बड़ा योगदान था डाल्टन का, इसलिए आप पढ़ते हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उम्मीद करता हूं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी याद हो गई होगी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था क्या। बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिस्कवरी की। किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी के बारे में। मैंने आपको जब शुरू में पहला लेक्चर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को हमको 4 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट होगा अपने पास डिस्कवरी का,
दूसरा पार्ट होगा हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल का, तीसरा पार्ट होगा हमारे पास बोर मॉडल का, और सबसे जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और ये सारे मॉडल किसके होंगे? एटम के। बात क्लियर है? तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा डिस्कवरी चार्ट, यानी क्या बताएंगे आज आपको? डिस्कवरी चार्ट, कि किस किस वैज्ञानिक ने किस किस टॉपिक को डिस्कस किया था। डिस्कवरी चार्ट, खोज का जो टेबल है, किस किस वैज्ञानिक ने किस चीज को खोजा था, वो चार्ट बताऊंगा मैं आपको। डिस्कवरी चार्ट, ये क्या चार्ट है? इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज को खोजा और कौन से सन में खोजा था। बात क्लियर है? कई बार क्या है, आपके एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला था, काफी कुछ बातें। तो आज सबसे पहले बताऊंगा हमको डिस्कवरी चार्ट, उसके बाद उस डिस्कवरी को हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? अभी तक हमने केवल और केवल एक ही पॉइंट सीखा है, और वो पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उस सिद्धांत को मैंने आपको तरीके समझा दिया और आपको बात समझ में आ भी गई होगी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्कवरी चार्ट के बारे में, कि किस किस वैज्ञानिक ने किस किस को कैसे कैसे और कौन से सन में खोजा था। फिर मैं आपको विद एग्जांपल विद डिटेल उससे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले अपन देखते हैं उस चार्ट को। तो यहां तो लिख रहा हूं मैं खोज, यहां तो क्या लिख रहा हूं मैं? खोज। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी, कि किसकी डिस्कवरी की। यहां पर लिखेंगे वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक ने की। इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिस्ट, जानते हो ना आप। और यहां पर लिखेंगे ईयर, यानी वर्ष, किस सन में की थी भाई। तीन बातें लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे कौन सी खोज हुई थी, यहां पर लिखेंगे किस वैज्ञानिक ने की थी और कौन से सन में की थी। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। सबसे पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का यही है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कैसे की, बताऊंगा मैं आपको। पहले आप अभी चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले किसकी खोज है? इलेक्ट्रॉन की। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये बातें आपने पढ़ी होंगी भाई 9th 10th के अंदर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी भाई। बात क्लियर है? दूसरी बात, ये तो अपने पास पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा अपने पास है न्यूक्लियस। जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक, सेंटर ऑफ मास। न्यूक्लियस खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी भाई न्यूक्लियस की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। इसका पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड मॉडल। ये तो खोज की थी इसने न्यूक्लियस की। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सन में की थी? 1909 में, 1909 में। 1909 में रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी भाई? न्यूक्लियस की। देखो सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। उसके बाद न्यूक्लियस, उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1909 में। हमको ये बातें याद होनी चाहिए। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये ईयर भी पूछे हुए हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज किस ईयर में की थी। थोड़ा बहुत हमको जानकारी होनी चाहिए, याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। न्यूक्लियस खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1909 में। थर्ड पॉइंट क्या होगा अपने पास? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला तो कौन था? जे थॉमसन। और चार्ज यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने निकाला था? आप ये जो पढ़ के आते हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, देखा ना आपने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। इस चार्ज की खोज अलग साइंटिस्ट ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज अलग साइंटिस्ट ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश निकाला था वो निकाला था भाई आर के मिलिकन ने। किसने निकाला था? आर के मुलिकन। आर के मुलिकन। कब निकाला था? ये 1910 में। 1910 में आर के मुलिकन ने किसी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकालते हो आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये किसने निकाला था भाई? आर के मुलिकन ने। इसका प्रयोग था तेल बिंदु प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या था। उसने उस प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाला था भाई? आवेश। उसके बाद था बोहर मॉडल, बोहर परमाणु मॉडल। इस मॉडल को पढ़ना है हमको तरीके से। इसको देने वाला साइंटिस्ट था भाई नील्स बोर। पूरा नाम क्या था इसका? नील्स बोर। नील्स बोर देने वाला साइंटिस्ट कब दिया था? 1913 में। 1913 में नील्स बोर ने कौन सा मॉडल दिया था? बोहर परमाणु मॉडल। उसके बाद थी तरंग की द्वैत प्रकृति, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, तरंग की द्वैत प्रकृति। ये सब पॉइंट हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने भाई। इसको देने वाला साइंटिस्ट था डे ब्रोगली। हमको साइंटिस्टों की नेम आनी चाहिए। देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? डे ब्रोगली। कब दिया था? इसको दिया था 1924 में। 1924 में
ड्रे बोगली ने कौन सा दिया था भाई? तरंग की द्वैत प्रकृति। ये किसने दिया था भाई? ड्रे बोगली ने। उसके बाद छठे नंबर पे आया था अपने पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो पहले तरंग के बारे में बताया गया, फिर तरंग का समीकरण दिया। किसके द्वारा दिया गया? अरविंद श्रोडिंगर। इसका पूरा नाम है अरविंद, इंग्लिश में लिख देते हैं अरविंद, ERWIN, अरविंद श्रोडिंगर। पूरा नाम क्या था इसका? अरविंद श्रोडिंगर। कब दिया गया? 1926 में। 1926 में अरविंद श्रोडिंगर ने कौन सा दिया था भाई? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। उसके बाद 7वें नंबर पे आया था अपने पास अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनिश्चितता सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? ये हमारे सिलेबस में चलता है। जितने भी आपको लिखाए जा रहे हैं वे सब के सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं भाई। अनिश्चितता का सिद्धांत ये देने वाला था हाइजेनबर्ग, साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। कब दिया था? 1927 में। 1927 में हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत, कैसे काम करेगा, वो तो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे भाई, वो आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। सबसे लास्ट में 1932 में, सन कौन सा है? 1932। साइंटिस्ट था चैडविक, साइंटिस्ट का नाम है चैडविक, जेम्स चैडविक। पूरा नाम क्या है इसका? जेम्स चैडविक। इसने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी भाई? न्यूट्रॉन की। देखो आप पूरा चार्ट दिख रहा होगा आपको कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे और किस किस को खोजा था भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1909 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रावेश किसने निकाला? आर के मुलिकन ने। कब निकाला? 1910 में। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने। कब दिया? 1913 में। उसके बाद तरंग की द्वैत प्रकृति किसने दी? ड्रे बोगली ने। कब दी? 1924 में। उसके बाद श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कब दिया गया? अरविंद श्रोडिंगर द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1926 में दिया गया। उसके बाद अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। कब दिया? 1927 में। और सबसे लास्ट में न्यूटन, न्यूटन खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। कब की? 1932 में। हाँ एक और रह गया, 9 डाल सकते हो आप उसको, 9, 9वें नंबर का। वो कौन था भाई? इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। ये क्या है अपने पास? डिस्कवरी चार्ट। डिस्कवरी चार्ट है ना भाई ये। सबसे लास्ट में कौन था भाई? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट था। कब की थी? 1919 में। 1919 में गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी भाई? प्रोटॉन की। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। इसके अलावा दो साइंटिस्ट और थे, एक तो स्टोनी, वो सब आएंगे यहां पर। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। इलेक्ट्रॉन जो नामकरण किया था वो स्टोनी ने किया था। और खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। सब साइंटिस्ट का अपने आप में अलग रोल है। इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी? जे थॉमसन ने। आवेश किसने निकाला था? मुलिकन ने। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। किसने दिया था? स्टोनी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और था माइकल फैराडे, जानते होंगे आप, इसका नाम तो खूब पॉपुलर है, माइकल फैराडे। ये फिजिक्स में भी चलता है भाई, वही फैराडे है। माइकल फैराडे ने 1797 में, सोचो आप, 1797, इनसे भी पहले 1797 में डीसी बैटरी बना दी थी भाई। डीसी बैटरी जानते हो, डायरेक्ट करंट बैटरी। आपके जो घर में जो सेल बैटरी जो है वो 1797 में माइकल फैराडे बना चुका था। तभी तो आप इलेक्ट्रॉन की खोज कर पाओगे। अगर माइकल फैराडे ही नहीं होता तो शायद आप इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए हमें एक बैटरी की आवश्यकता होगी। और वो बैटरी पहले किसने बना दी थी भाई? वो बैटरी बना दी थी माइकल फैराडे ने। कब बना दी थी भाई? 1797 में। सब साइंटिस्ट का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो पूरी बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से देख लीजिए आप इस चार्ट को। ये चार्ट आपको ये बताएगा कि कौन कौन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे और किस किस टॉपिक को डिस्कस किया था भाई। और सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है इसमें? माइकल फैराडे का। क्योंकि आप जानते हो अगर माइकल फैराडे बैटरी नहीं बनाता, अगर माइकल फैराडे बैटरी नहीं बनाता तो शायद आप एटम की कहानी आज भी समझ नहीं पाते। क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं, उसमें हमको एक बैटरी की आवश्यकता होगी। और वो बैटरी बना के किसने दी थी भाई? हमको माइकल फैराडे ने। कब दी? 1797 में। पूरी बातें आपको याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी भाई? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। न्यूक्लियस खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1909 में। इलेक्ट्रॉन पावेश किसने निकाला? आर के मुलिकन ने। कब निकाला? 1910 में। बोर का परमाणु मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने। कब दिया? 1913 में। फिर तरंग की द्वैत प्रकृति किसने दी? डे बोगली। कब दी? 1924 में। इसके अलावा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण किसने दिया? अरविंद श्रोडिंगर ने, 1926 में। फिर अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। कब दिया? 1927 में। और सबसे लास्ट में दिया न्यूट्रॉन, देना साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। कब दिया? 1932 में। प्रोटॉन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। कब की थी? 1919 में। माइकल फैराडे ने क्या दी थी? बैटरी। कब दी? 1797 में।
और स्टोनी ने क्या दिया था भाई, इसने दिया था इलेक्ट्रॉन का नामकरण। क्या दिया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के नामकरण के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? स्टोनी। कौन था भाई? स्टोनी। और भी काफी साइंटिस्ट थे, जूलियस प्लकर था, विलियम्स कुक था, काफी साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका रोल यहां पर आने वाला है, उसको हम देखेंगे। तो मैं आपको समझा रहा डिस्कवरी, और इस डिस्कवरी को ही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरे के पूरे टॉपिक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रावेश, बोर मॉडल, तरंग की दर, श्रोडिंगर इक्वेशन, अनिश्चितता सिद्धांत और न्यूटन, सबके सब, प्रोटॉन जो भी है, सबके सब हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक ही क्या होगा भाई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। थोड़ी सी बेसिक आइडिया मैं आपको आज दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज करने का कोई रीजन था नहीं, खोज तो किसी और चीज की हो रही थी और हो गई इलेक्ट्रॉन की। यानी खोजा तो किसी और को जा रहा था और खोज अपने आप किसकी हो गई भाई? इलेक्ट्रॉन की। काम किसी और पर चल रहा था और काम हो गया किसी और का। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज एक अपने आप में अचंभा था, क्योंकि काम तो किया जा रहा है कैथोड किरणों पर। बता दूं मैं आपको, थोड़ी जानकारी दे दूं, कैथोड किरणों की खोज की जा रही थी, कैथोड किरणों की खोज कर रहे थे, और खोज किसकी हो गई भाई? इलेक्ट्रॉन की। कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकला, सब डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। वेल डिजाइन प्रोग्राम है, पूरा तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकला, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकला, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला गया, और भी कुछ बातें जो इस चैप्टर में हमको डिस्कस करनी है वो हम पढ़ेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप तरीके से रिवाइज कर लो, ताकि आगे जो भी लेक्चर आने वाले हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो आपको तरीके समझ में आ जाए। और मैं कह रहा हूं ये जो चैप्टर है एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी भी होगी और न्यूमेरिकल्स भी होंगे भाई, लेकिन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आधारित होंगे, थ्योरी के ऊपर। अगर इसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट आता है, इसमें अगर आपको सैद्धांतिक वाला पोर्शन आता है, तो काफी हद तक आप इस चैप्टर को कवर कर लोगे। और चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, अभी तक ऐसा इसमें कुछ आया नहीं। जो भी पढ़ाया गया है एक थ्योरेटिकल मैटर पढ़ाया गया है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज करना स्टार्ट कर देंगे हम, तो कुछ बातें हम एडवांस ही करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट को सीडी बाई सीडी पढ़ा था, वैसे हम किसको पढ़ने वाले हैं भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन टिप्स याद हो जाएगा भाई, बिल्कुल तरीके से। और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, उससे मेरे को और भी पता लग जाएगा कि किस विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिकॉर्ड कैसी है। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और किन किन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज में अपना योगदान दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।